नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिवराज के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर इन दिनों प्रदेश में जमकर सियासत चल रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने पार्टी को चेतावनी दी है, चेता दिया है, मुझे डर है कि मंत्रियों की संख्या और अब विभागों के बंटवारे को लेकर कार्यकर्ता अपने नेताओं की अनदेखी से नाराज न हो जाए। इस पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने रिप्लाई देते हुए कहा है कि बिल्कुल सही अजय भाई। तो अब ये सियासत और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा। मुझे डर है कहीं भाजपा का आम कार्यकर्ता हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से नाराज न हो जाए, नुकसान हो जाएगा। ये ट्वीट अजय बिश्नोई ने किया और उस पर रिप्लाई कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने किया है। अब कहीं ना कहीं अजय बिश्नोई की बातों को आगे बढ़ाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला। राजीव गांधी फाउंडेशन के लेन देन की जांच को की। पीएमएलए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच को की। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर जांच करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जांच के लिए पत्र लिखा था। कमल पटेल के पत्र के जवाब में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी और किस बात का जिक्र किया गया है इस रिप्लाई में? देखिए, प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और इस बात की मांग की थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो फंडिंग हुई है उसको लेकर एक उच्च स्तरीय जांच की जाए और साथ ही जो कमलनाथ पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं उनकी भूमिका की जांच की भी मांग कमल पटेल की तरफ से की गई थी। और अब सीबीआई ने की जानकारी भेजी है कि किस तरीके से फाउंडेशन को फंडिंग की गई है। उस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर जांच करेगी। साथ ही जो नियम प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है उन तमाम मामलों की जांच की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले की जांच स्पेशल डायरेक्टर ईडी के द्वारा की जाएगी। तो गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को भी दी है और ये बताया गया है कि इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों की भूमिका रही है उन तमाम मामलों की जांच ईडी करने का काम करेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अरविंद भदौरिया पहली बार उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन सरकार पर तीखा हमला किया है। 15 महीने में जो श्री काले कमलनाथ जी ने जो लूटखोर मचाई थी, जनता के विकास के सपनों को रोका था, संबल योजना को रोका था। दिग्विजय सिंह से लेके बाकी सब लोग जो है ना, एक ही उद्देश्य था, सिर्फ 15 साल के भूखे भेड़िए की तरह ऑल मिनिस्टर टूट पड़े थे। इसलिए जनता सब देख रही है और जनता को आनंद आएगा अभी 24 होने वाले चुनाव में भी, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम कहां होता है, ये जनता की अदालत में होता है। आगे बढ़ते हैं खबर मंडला से, जहां पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने एमपी का सारा विकास कार्य छिंदवाड़ा ले गए। इस दौरान सिर्फ छिंदवाड़ा का विकास हुआ है। आप बताइए, 15 महीने में कमलनाथ ने मंडला का कौन सा ऐसा काम कर दिया? आप मंडला का बताइए, कोई भी ऐसा काम। सारा मध्य प्रदेश का काम वो छिंदवाड़ा ले गए, उसमें जरूर वो सफल हुए, परंतु मध्य प्रदेश में किसी जिले को शामिल नहीं किया। मध्य प्रदेश की राजधानी उनने छिंदवाड़ा को बना दिया। तो इस प्रकार की जो सरकार की काम करने के जो तौर तरीके हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से किसान कर्ज माफी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से कांग्रेस ने धोखा और छल किया है।
बोले चाहे 25 लाख हो, 20 लाख हो, 10 लाख हो, 2 लाख, 2.5 लाख हो, हर खाते में हम 2 लाख माफ कर देंगे। अरे 2 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा था, 2 लाख तक का तो एक का भी कर्ज माफ नहीं हुआ और 10 दिन में मुख्यमंत्री को हटा दिया क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या नारा दिया था 10 दिन में कर्ज माफ नहीं होता मुख्यमंत्री को हटा देंगे? एमपी में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस इसकी तैयारी में जुट गए हैं। दोनों पार्टियों का फोकस ग्वालियर चंबल इलाका है। यहां 16 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होना है। इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने ग्वालियर में पार्टी का चुनावी मुख्यालय बनाने का फैसला किया है। मुख्यालय की जिम्मेदारी पार्टी के सीनियर नेता संभालेंगे। इसके लिए पार्टी ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, लाखन सिंह यादव, गोविंद सिंह, अशोक सिंह, फूल सिंह बरैया को जिम्मेदारी सौंप दी है। इसी ऑफिस से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस चाहे दफ्तर कहीं भी खोल ले, उपचुनाव में उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। का है ना, वो हेडक्वार्टर हमारा ग्वालियर रहेगा, वहीं से पूरा मूवमेंट रहेगा। 16 सीटों का है ना, वो हेडक्वार्टर हमारा ग्वालियर रहेगा, वहीं से पूरा मूवमेंट रहेगा। कुछ भी कर लें, वो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डालें, जरूर डालें, स्वागत है उनका ग्वालियर में, पर ये कुछ भी कर लें। अब आप परिणाम आए तो मेरी आज की बाइट के बाद मुझसे बाइट जरूर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ सूपड़ा। अंबिकापुर से एक और बड़ी खबर, निगम कर्मचारी के पिता को कोरोना हुआ है। निगम कर्मचारी का कोरोना टेस्ट कराया गया है। प्रशासन ने नगर निगम ऑफिस को सील कर दिया है। कर्मचारी की रिपोर्ट का इंतजार प्रशासन कर रहा है। निगम आयुक्त ने पुष्टि की है, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अंबिकापुर से दे रखे हैं, जहां पर निगम कर्मचारी के पिता को कोरोना हुआ है। अब निगम कर्मचारी का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है और प्रशासन ने नगर निगम ऑफिस को सील कर दिया है। कर्मचारी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और तब तक के लिए निगम दफ्तर सील किया गया। अब बात मौसम की करते हैं। खबर रायपुर से, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे में प्रदेश में जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण बस्तर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मैदानी इलाकों में सामान्य बारिश की संभावना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। रायपुर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटे भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। रायपुर के रावाभाटा इलाके में इंडियन इस्पात फैक्ट्री में हुए हादसे में 13 मजदूर झुलस गए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूरों का इलाज राजधानी के ही एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना मंगलवार की है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने इस पूरे हादसे को दबाए रखा। कंपनी में अचानक क्रेन का एक हिस्सा टूटकर लोहा गलाने वाली मशीन में जा गिरा, जिससे बड़ा विस्फोट हो गया और 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर मजदूरों से काम लिया जा रहा था। घटना को प्रबंधन दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसको इंडियन इस्पात कंपनी रावाभाटा में 4:15 बजे सुबह हादसा हुआ। वहाँ पे तो वहाँ कृष्णा राव जो ऑपरेटर है क्रेन का, वो लेडल में लोहे का पिघला हुआ लिक्विड ले करके फर्निश से और सीसीएम में डालने जा रहा था। तभी जो है लेडल नीचे गिरा, जिससे जोर का ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री की छत की सीट वगैरह उड़ गई। वहाँ आसपास काफ़ी तेज आवाज़ हुआ था। घटना से लोहे का पिघला हुआ लिक्विड जो है इधर उधर फैल गया था। पास में लगा हुआ शीशा टूट गया था। जैसे कंपनी के 13 वर्कर जो है इसकी चपेट में आए, जिन्हें कुछ लोग जल गए, कुछ को चोटें आई, जिन्हें तत्काल जो है ओम अस्पताल रायपुर ले जाकर के भर्ती कराया गया है।
पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कंपनी प्रबंधन ने गेट खोला और उसके बाद अभी घटनास्थल पर हम मौजूद हैं। आप यहां पर की तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना किस तरह से भयावह रही होगी। ये पूरा शेड गिर चुका है, यानी हादसा जो है वो काफी भयावह मंजर था। सेफ्टी नॉर्म्स का जो ध्यान रखा जाना था वो नहीं रखा गया, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ और 13 मजदूर घायल हुए, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। पीछे की दीवार पूरी तरह से गिर गई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था। हालांकि इस पूरे हादसे को कंपनी प्रबंधन छिपाने में लगी रही और बताने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर किस तरह से जो मजदूर हैं उनको कंपनसेशन दिया गया और क्या सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया, क्योंकि लगातार इंस्पेक्शन के लिए टीम आती जरूर है श्रम विभाग की, लेकिन वो टीम किस तरह से काम करती है इसका पता इस तरह के हादसों के बाद ही पता चलता है कि कंपनियां किस तरह से श्रम नियमों का पालन कर रही हैं। राजधानी की इंडियन इस्पात कंपनी में बड़ा हादसा हुआ है। 13 मजदूर यहां पर गंभीर तरीके से झुलसे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके मामले को पूरी तरह से दबाया गया। कल की ये पूरी घटना है और कंपनी प्रबंधन पूरी तरह से श्रम नियमों को दरकिनार कर यहां फैक्ट्री संचालित कर रही थी, मजदूरों को काम दे रही थी और उस दौरान ये हादसा हुआ जहां पर 13 मजदूरों की जान जोखिम में गई। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से कंपनी प्रबंधन ने। आगे बढ़ते हैं। भोपाल मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में देरी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित होते हैं और मैं मुख्यमंत्री हूं। सरकार सुचारू तरीके से चल रही है, कल कैबिनेट की बैठक है, सब हो जाएगा। तो ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने ये कह दिया है कि सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित होते हैं और मैं मुख्यमंत्री हूं। सरकार सुचारू तरीके से चल रही है, कल कैबिनेट की बैठक में सब हो जाएगा। सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित रहते हैं। मैं सब विभागों का मंत्री हूं। सरकार सुचारू चल रही है और कल मंत्रिमंडल की बैठक है, सब हो जाएगा। सारे विभाग। और इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब क्या समझा जाए इस बयान को कि आखिर अभी और संशय की स्थिति है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा या फिर कुछ और इशारा था इस बयान के जरिए? दीपेश, अभी इंतजार और करना पड़ेगा। वो जो वर्कआउट का 2 दिन से 3 दिन से जिक्र कर रहे हैं दिल्ली से आने के बाद से, तो लगातार कर रहे हैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ये वर्कआउट ही चल रहा है। ये ठीक है कि जो सैद्धांतिक तौर पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि सारे विभाग मुझ में निहित होते हैं मुख्यमंत्री में और मैं सारे विभाग का मंत्री हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल ये कैसे संभव है? किसी भी संस्था के प्रमुख के पास सारे विभाग, सारे जो पावर है वो निहित होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि एक आदमी पूरे काम कर लेगा क्या? जाहिर सी बात है कि काम के सुचारू संचालन के लिए ये व्यवस्था बनी है कि कैबिनेट बनाई जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री बनाए जाएं। तो सैद्धांतिक तौर पर भले ही मुख्यमंत्री ठीक कह रहे हैं, लेकिन व्यवहार में मुश्किल है और मुझे लग रहा है कि अभी ये जो पेच है ये अभी फंसा हुआ है। लेकिन एक संकेत उन्होंने और दिया कि कल कैबिनेट की बैठक है, सब हो जाएगा। ये वो बीते कई दिनों से कह रहे हैं कि कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, और वो हो नहीं, वो कल जो है वो अभी तक नहीं आ पाया, उससे बेचैनी पड़ रही। दूसरी तरफ हमको आज जो बयान बड़े अलग अलग नेताओं के आए उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अजय बिश्नोई ने भी जो बड़ा एक तल्ख सा बयान दिया कि हमारे लीडर की इमेज खराब हो रही है, वो कमजोर दिख रहा है, इस तरह का मैसेज उनकी उस बात में था। उन्होंने कहा कि मैं नेता की बेइज्जती हो रही, बल्कि उन्होंने तो बेइज्जती शब्द जो है वो इस्तेमाल किया कि विभागों के बंटवारे में खींचतान हो रही। तो कुल मिला के कांग्रेस को मौका मिल रहा है ऐसे मसले को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक
वो आम राय जिसकी तलाश कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली के बड़े नेताओं से मिलकर, भोपाल के नेताओं से मिलकर, वो आम राय अभी तक नहीं बन पाई है दीपेश। लेकिन प्रवीण जी, फिर कल को अब कांग्रेस इस सवाल को भी कहीं ना कहीं खड़ा करती हुई नजर आएगी कि इतना समय लगा, और अगर समय लगा लेते मंत्रिमंडल विस्तार करने में तो कम से कम विभागों की भी समस्या को सुलझा लिया जाता। अगर अभी और ये खिंचताक है तो फिर कल कांग्रेस यही सवाल खड़ा कर सकती है, इतना समय लगा और लगा लेते, कम से कम थोड़े दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो विभागों के साथ कर देते। बिल्कुल सही बात है, और मैंने तो कई बार के कैबिनेट विस्तार देखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बहुत बार उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और हम सब उसके साक्षी रहे। उन्हें बहुत लंबा वक्त नहीं लगा, अधिकतम जो उन्हें वक्त लगा था वो 70-72 घंटे का लगा था, और इसमें तो लंबा वक्त हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी समझ रही है कि थोड़ा अभी खींचतान चल रही है बीजेपी की, और इस खींचतान को पब्लिक के बीच लाने से उसे थोड़ा माइलेज मिलेगा। लेकिन उसी का खंडन एक तरह से शिवराज जी ने किया कि सरकार सुचारू ढंग से चल रही है, कोई मुश्किल आ नहीं रही है, उनका ये कहना है। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा इस बात को कि एक व्यक्ति से या व्यक्तियों के समूह से अगर सुचारू संचालन संभव होता तो ये कैबिनेट में पोर्टफोलियो देने की परंपरा फिर शुरू क्यों की? लेकिन प्रवीण जी, अभी तक हम अधिकतर इस चीज को कांग्रेस में महसूस करते थे, अब क्या बीजेपी में भी यह स्पष्ट तौर पर हो चुका है कि अब प्रादेशिक लेवल पर कुछ नहीं बचा, जो हो रहा है चाहे वो विस्तार हो और अब विभागों का बंटवारा अब आला कमान ही तय करेगा? दरअसल सरकार ये वाली इस बार की जो बनी है वो आला कमान के सहयोग से ही बनी है। एक पूरा धड़ा टूट के आके मिला और उसके बाद ये आला कमान के निर्देश पे ही बनी। फिर सिंधिया जी का ट्रीटमेंट जो है वो आला कमान तय कर रहा है जी। सिंधिया जी के बारे में निर्णय जो है वो प्रदेश की भाजपा नहीं ले रही है, उनके आने तक का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिया। अमित शाह जी से वो मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, जेपी नड्डा जी से मिले, तब वो बीजेपी में आए। तो जाहिर सी बात है उनके बारे में जो भी तय होगा वो दिल्ली से तय होगा। तो ये जब तक ये कंप्लीट मेजॉरिटी की शक्ल में बीजेपी नहीं आती तब तक तो ये चलता रहेगा, और दिल्ली की दौड़ जो है वो जारी रहेगी दीपेश, ये थमने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे आप इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रखे थे और उन्होंने बताया कि आखिर अभी मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थिति है, और अब हालांकि कल देखना होगा जब कैबिनेट की बैठक होगी, जिस और इशारा अब सीएम ने किया है कि क्या होता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में सरकार की योजनाओं को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं सत्ता की चाबी कहलाने वाले बस्तर में भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष जहां सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को केवल दिखावा कह रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच जनहितकारी है और इन्हीं कामों से बीजेपी को परहेज हो रहा है। इसलिए बीजेपी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पिछले 18 महीने में कोई काम नहीं होने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस 18 महीने में 22 काम करने का दावा कर रही है। वो तो सत्ता मद में इतने मदमस्त हैं, आप शराब का ही ले लीजिए ना, आप 2500 रुपया हर महीना देने की बात किए थे युवाओं का, कहाँ किए बताइए ना। 36 में 22 बता रहे हैं, बताए ना कौन सा 22 की। किसानों का जो मामला था ऋण माफी का, कितने किसानों को माफ किया? केवल और केवल कुछ लोगों का जो अल्पकालीन जो लोन है, और उसमें भी अधिकतर कांग्रेसी। बहुत दिन से कांग्रेस के सोचते हम लोगों को भी प्रयास था चरवाहों को हमें व्यवस्थित करने के लिए कुछ मानदेय का हो और सरकार की तरफ से हो, और क्योंकि धीरे धीरे पशु पालने की प्रथा खत्म हो रही थी। क्योंकि आगे बढ़ते हैं खबर जबलपुर से, जहां पर जिम संचालकों ने प्रदर्शन किया है। सरकार से जिम खोलने की मांग की जा रही है। जिम संचालकों पर आर्थिक संकट की मार अब कहीं ना कहीं पड़ती दिखाई दे रही है। 20 मार्च से जबलपुर में जिम बंद हैं। जिम बंद होने की वजह से आर्थिक संकट से जिम संचालक जूझ रहे हैं। उज्जैन में आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने विवादित बयान दिया है। आचार्य शेखर ने नूरी खान को लेकर विवादित बयान दिया है। फेसबुक पर आचार्य शेखर ने एक पोस्ट किया है जिसमें मंदिर में नूरी खान दिख रही हैं। इस फोटो के साथ आचार्य शेखर ने अनाप शनाप लिखा है। नूरी खान के मंदिर में जाने को लेकर आपत्ति जताई है और महाकाल मंदिर प्रबंधन के लिए भी विवादित बातें लिखी है।
आगे बढ़ते हैं। फिल्मकार सुशांत राजपूत की आत्महत्या के बाद से इंदौर का मजदूर परेशान हैं। पेशेवर मजदूर के पास तमाम फोन कॉल्स आ रखे हैं। दरअसल इंदौर की ही रहने वाली फिल्म अदाकारा अंकिता लोखंडे ने उनके नाम से फेसबुक पर एक पेज शो हो रहा है। इस पेज पर एक फोन नंबर भी दिया गया है, लेकिन इत्तेफाक से ये नंबर अंकिता का नहीं है। ये नंबर इंदौर में रहकर मिस्त्री का काम करने वाले प्रीतेश का है। बहरहाल फेसबुक पेज पर नंबर देखकर सुशांत राजपूत को पसंद करने वाले फोन करते हैं और कई बार मजदूर से अभद्रता भी की जाती है। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत की है, जो मामले की जांच में जुटी है। जो बेसिकली टाइल्स लगाने का काम करता है, उसने ये शिकायत करी है साइबर सेल इंदौर में कि एक FB पेज है, फेसबुक पेज है अंकिता लोखंडे के नाम से। अंकिता लोखंडे जो अदाकारा हैं, उस पेज पर अंकिता लोखंडे का फ़ोटो भी है। उस पेज पर इस युवक के मोबाइल नंबर को अनाधिकृत रूप से डाला गया है और चूंकि वो नंबर उस पेज पर डला है, तो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद उसको काफ़ी संख्या में फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और इससे वो परेशान हो रहा है। तो ये शिकायत जो प्राप्त हुई है, इसकी सत्यता को जांच रहे हैं अभी हम, और सत्यता को जांचने के तारतम्य में ही हमने जो फेक पेज है उसके संबंध में फेसबुक से भी पत्राचार किया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।